नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका के एक F-15 फाइटर जेट को मार गिराया है और उसमें मौजूद दोनों अमेरिकी पायलट इस समय लापता हैं। और इस समय ईरान और अमेरिका दोनों की सेनाएं इन लापता पायलट्स को ढूंढ रही है। ईरान इन पायलट्स को अपनी कैद में लेना चाहता है और अमेरिका इन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। इनका रेस्क्यू ऑपरेशन किसी तरह हो जाए, ये कोशिश कर रहा है। अगर ईरान ने इन पायलट्स को जिंदा पकड़ लिया तो 35 साल के बाद ये पहला मौका होगा जब किसी देश ने अमेरिका के किसी पायलट को जिंदा पकड़ा हो। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सेना प्रमुख को उनके पद से हटा दिया है। इतने बड़े युद्ध के बीच में अपने सेना प्रमुख को उनके पद से हटाना एक बहुत बड़ी बात है। आज हम इसे भी डिकोड करेंगे। इसके बाद हम नेपाल में माउंट एवरेस्ट पर हुए एक नए घोटाले को आपके लिए डिकोड करेंगे। 185 करोड़ रुपए के इस इंश्योरेंस घोटाले में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले पर्वतारोहियों को वहां के ट्रैकिंग गाइड्स पहले जानबूझकर खाने में मिलावट करके बीमार करते थे, फिर उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके अस्पताल में दाखिल करवाया जाता था। और इस स्कैम में ट्रैकिंग गाइड्स से लेकर हेलीकॉप्टर चलाने वाली कंपनियां और अस्पताल तीनों मिले हुए थे। ये एक बिल्कुल अलग तरीके का स्कैम है जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। और आखिर में हम भारत में एक नए ट्रेंड को डिकोड करेंगे जिसमें लड़के और लड़कियां अपनी शादी से पहले वजन घटाने के लिए वेट लॉस ड्रग्स ले रहे हैं। और देश के कई क्लिनिक्स और वेलनेस सेंटर्स लड़के लड़कियों को प्री वेडिंग पैकेज में अब वेट लॉस ड्रग्स दे रहे हैं ताकि अपनी शादी के दिन वो बिल्कुल फिट और खूबसूरत नजर आए। और ये एक नया ट्रेंड भारत में चल रहा है। लेकिन आज की इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका के एक फाइटर जेट F-15 ईगल को मार गिराने का दावा किया है। इस फाइटर जेट में 2 पायलट्स थे और ईरान के सरकारी चैनल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग का यह दावा है कि इन दोनों अमेरिकन पायलट्स की तलाश जारी है। लेकिन अमेरिका की सेना या सरकार ने अब तक इस खबर की न तो पुष्टि की है और ना ही उन्होंने इससे इनकार किया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने यह कबूल किया है कि अमेरिका का एक फाइटर जेट वाकई ईरान में मार गिराया गया है और अमेरिकी सेना अपने पायलट्स को ढूंढने के लिए इस समय ईरान में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर ईरान की जनता से अपील की गई है कि वो अमेरिका के इन दोनों पायलट्स को पकड़ने में मदद करें और जो भी इन अमेरिकन पायलट्स को जिंदा पकड़ेगा उसे सरकार इनाम देगी। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने अपने पायलट्स को रेस्क्यू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ईरान की सेना के लगातार हमलों की वजह से अमेरिका का यह रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हो गया। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका के फाइटर जेट को ईरान के बोयर अहमद प्रांत में मार गिराया गया है और इस इलाके में पहाड़, जंगल और घाटियां हैं, इसलिए यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना अमेरिका के लिए बहुत ही मुश्किल है। ईरान के मुताबिक ये तस्वीरें अमेरिका के उसी F-15 फाइटर जेट के मलबे की हैं और ये फाइटर जेट ब्रिटेन में एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर तैनात था और अमेरिका की वायुसेना की इस स्क्वाड्रन का नाम है 494th फाइटर स्क्वाड्रन। بینندگان عزیز توجه بفرمایید. در منطقه سه‌چاه سیلاب کلوبار تحرکات بالگرد دیده شده. از مردم منطقه تقاضا می شود در این خصوص حساس بوده. तो ईरान के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है जिससे ईरान का मनोबल बहुत ऊंचा होगा और ईरान ने इस फाइटर जेट की तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। इस समय ईरान और अमेरिका दोनों की सेनाएं इन लापता पायलट्स को ढूंढ रही हैं और अगर ईरान ने अमेरिका के इन पायलट्स को जिंदा पकड़ लिया तो पिछले 35 वर्षों में यह पहला मौका होगा जब किसी देश ने
अमेरिका के किसी पायलट को जिंदा पकड़ा हो। इससे पहले वर्ष 1991 में गल्फ वॉर के दौरान अमेरिका का एक फाइटर जेट इराक में क्रैश हो गया था और उसके पायलट को तब पकड़ लिया गया था, लेकिन बाद में इराक ने अमेरिका के इस पायलट को छोड़ दिया था। इस युद्ध में अब तक अमेरिका के 4 F-15 फाइटर जेट्स नष्ट हो चुके हैं। इससे पहले 2 मार्च को कुवैत में अमेरिका के 3 F-15 फाइटर जेट्स क्रैश हो गए थे, क्योंकि कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से अमेरिका के ही इन फाइटर जेट्स पर हमला कर दिया था और अब आज अमेरिका का एक और F-15 फाइटर जेट नष्ट कर दिया गया है। पिछले 50 वर्षों में F-15 फाइटर जेट्स ने अलग अलग युद्धों में दुश्मन के 104 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, यानी इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत शानदार है। लेकिन यह पहला मौका है जब किसी F-15 फाइटर जेट को किसी युद्ध में मार गिराया गया है। पूरी दुनिया में 5 बड़े देशों की वायुसेना लगभग 900 F-15 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रही है और ये देश हैं अमेरिका, जापान, सऊदी अरब, इजराइल, कतर और साउथ कोरिया। यानी ये सारे जो एयरफोर्स हैं इन देशों के, वो F-15 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही हैं और एक F-15 फाइटर जेट की कीमत लगभग 850 करोड़ रुपए होती है। बहुत ही महंगा फाइटर जेट है, 850 करोड़ रुपए का है। इस युद्ध में ईरान लगातार अमेरिका को एक के बाद एक सरप्राइज दे रहा है और अगर ईरान का दावा सही है तो ये इस युद्ध का सबसे बड़ा सरप्राइज हो सकता है और यहीं से इस युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट भी आ सकता है। लेकिन बड़ी बात जो है वो ये है कि ईरान ने एक F-15 फाइटर जेट को ना सिर्फ मार गिराया है, बल्कि इसमें मौजूद 2 अमेरिका के फाइटर पायलट्स इस समय लापता हैं और कोई नहीं जानता कि इस प्लेन के नष्ट होने के बाद ये पायलट्स कहां पर हैं। ईरान की सेना इन्हें ढूंढ रही है और ईरान ने अपने नागरिकों से कहा है कि जो भी इन फाइटर पायलट्स की जानकारी देगा या इन्हें पकड़कर सरकार को सौंप देगा, ईरान की सेना को सौंप देगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर ईरान ने इन पायलट्स को जिंदा पकड़ लिया तो फिर ईरान वाकई में अमेरिका को ब्लैकमेल कर सकता है और ये एक बहुत बड़ी खबर होगी। ये जो आप अपनी तस्वीर देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, ये उस फाइटर जेट का मलबा है। ईरान का ऐसा दावा है कि ये उसी फाइटर जेट का मलबा है जिसे उन्होंने आज मार गिराया है। अब बड़ी बात यह है कि ईरान की सेना और अमेरिका की सेना दोनों ही इन पायलट्स को ढूंढ रही हैं। अब देखना यह है कि ये फाइटर पायलट्स जो हैं ये किसे मिलते हैं पहले। या तो अमेरिका की सेना कामयाब हो जाएगी इनके रेस्क्यू ऑपरेशन में, इन्हें वहां से निकालने में, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर ईरान इन्हें अपनी कैद में ले जा सकता है। अगर ये जिंदा बच गए हैं तो अभी ये भी नहीं कह सकते कि ये पायलट जिंदा भी हैं या नहीं। और आप यहां देख सकते हैं, इसके बाद अमेरिका ने कई सॉर्टीज की, अमेरिका ने काफ़ी कोशिश की अपने इन पायलट्स को ढूंढने की। लगातार ईरान के आसमान पर अमेरिका के प्लेन्स उड़ रहे थे, एक रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन अभी तक ये पायलट किसी को नहीं मिले हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर अमेरिका को थोड़ा और समय मिले तो वो आसानी से हॉर्मूज का रास्ता खोल सकता है और ईरान के तेल को अपने कब्जे में लेकर बहुत पैसा भी बना सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने वर्ष 2027 के लिए अमेरिका की संसद से लगभग 125 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस बजट मांगा है और यह अमेरिका के मौजूदा डिफेंस बजट यानी 85 लाख करोड़ रुपए से लगभग 40% ज्यादा है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार अमेरिका के डिफेंस बजट को इतना ज्यादा बढ़ाया गया है और अमेरिकी सेना इस समय ईरान युद्ध पर प्रतिदिन लगभग 18,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। एक दिन में 18,500 करोड़ रुपए अमेरिका खर्च कर रहा है इस युद्ध पर, यानी बहुत महंगा युद्ध है। और ईरान युद्ध के बीच में अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के एक फैसले की पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा हो रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने अमेरिका के सेना प्रमुख सहित 3 बड़े सैनिक अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया है। अमेरिका के सेना प्रमुख का नाम है जनरल रैंडी जॉर्ज। बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका एक तरफ ईरान में जमीनी युद्ध की तैयारी कर रहा है और उसके बीच में वो अपने सेना प्रमुख को उनके पद से हटा देता है।
अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने सिर्फ इतना कहा है कि जनरल जॉर्ज अमेरिका के सेना प्रमुख पद से तुरंत रिटायर हो रहे हैं, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। अमेरिकी न्यूज चैनल CBS के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जनरल जॉर्ज के बीच काफी समय से मतभेद चल रहे थे। उनके बीच विवाद अमेरिकी सेना के कुछ सीनियर अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर चल रहा था और हेग्सेथ चाहते थे कि कुछ अधिकारियों का प्रमोशन रोक दिया जाए, लेकिन जनरल जॉर्ज ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और यही टकराव धीरे धीरे एक बड़े विवाद में बदल गया और ईरान युद्ध के बीच में ही जनरल जॉर्ज को अपना पद छोड़ना पड़ा। अमेरिकी सेना ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही है और ट्रंप ईरान में बड़े बड़े हमलों की तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी सेना के इन महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना चाहते हों जो ईरान युद्ध पर उनकी नीतियों का आंख बंद करके समर्थन करें। जनरल जॉर्ज को असल में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में वर्ष 2027 तक के लिए अमेरिका का सेना प्रमुख बनाया गया था, लेकिन उन्हें बीच में ही उनके पद से हटा दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जो बाइडेन के समय में इनकी नियुक्ति हुई थी, इनका कार्यकाल 2027 तक था, यानी अगले साल तक, और इतने बड़े युद्ध के बीच में अमेरिका ने अपने सेना प्रमुख को बीच में ही उनका टर्म खत्म करके हटा दिया है। 17 मार्च को अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के चीफ जो केंट ने ईरान युद्ध का विरोध करते हुए अपना इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा था कि ईरान अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है, फिर भी ईरान पर हमला किया गया और ऐसा संभव है कि अमेरिका की सेना के दूसरे बड़े अधिकारी भी ईरान युद्ध के विरोध में हो सकते हैं। और अब जनरल क्रिस्टोफर को अमेरिकी सेना का कार्यवाहक सेना प्रमुख बनाया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को उनके पद से हटा दिया और ऐसा कहा जाता है कि पैम बॉन्डी ने एप्स्टीन फाइल से जुड़े हुए मामले को ठीक से हैंडल नहीं किया और एप्स्टीन का जो मामला है वो अमेरिका के घरेलू राजनीति में एक बहुत बड़ा मामला बन गया है और शायद इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे नाराज थे। इसके अलावा 2 और लोगों को उनके पद से हटाने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की घरेलू खुफिया एजेंसी FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के चीफ काश पटेल और अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड को भी उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन अभी ये इस समय अटकलें ही चल रही है। और ईरान युद्ध की इस कवरेज को हम थोड़ी देर के लिए बीच में रोक रहे हैं क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री मोदी पुदुचेरी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज उन्होंने एक रोड शो भी किया है। पुदुचेरी में 9 अप्रैल को सभी 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो की कुछ नई तस्वीरें हम दिखा रहे हैं।
अब आपको वापस ईरान युद्ध में लेकर चलते हैं। अमेरिका और इजराइल लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की ताकत अब ख़त्म हो रही है, बहुत काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पर हमला करने के लिए कुछ बचा नहीं। लेकिन अमेरिका के एक न्यूज़ चैनल CNN ने यह दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के लगातार हमलों के बावजूद ईरान के पास लगभग 50% मिसाइल लॉन्चर्स और हज़ारों ड्रोन्स अभी भी बचे हुए हैं। यानी अब भी उसकी 50% ताकत बची हुई है और ईरान की सेना के पास अब भी पूरे क्षेत्र में बहुत नुकसान पहुंचाने की क्षमता बची है। असल में ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्चर्स अंडरग्राउंड सैन्य ठिकानों में छिपा कर रखे हैं, जिन्हें ढूंढना और नष्ट करना आज भी अमेरिका और इजराइल के लिए काफी मुश्किल है। अमेरिका की सेना ने ईरान के कराज शहर में बने एक पुल पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी आज शेयर किया है। ये ईरान का एक बेहद अहम और महत्वपूर्ण पुल था। कराज शहर का ये B1 पुल तेहरान और कराज को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, जो अभी बन ही रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। लगभग 1000 मीटर लंबे इस पुल पर 2 बार एयर स्ट्राइक की गई और कुछ ही सेकंड में ये पुल नष्ट हो गया। ईरान के लिए सिर्फ एक पुल नहीं था, बल्कि उसकी कनेक्टिविटी और विकास का भी प्रतीक था। इसके बाद ईरान ने पश्चिम एशिया के 4 देशों के 8 बड़े पुलों की एक लिस्ट जारी की है और कहा है कि अब वो भी इन पुलों पर जवाबी कार्रवाई करेगा और इन पुलों को वो नष्ट कर देगा। इसमें कुवैत, सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले पुल शामिल हैं। UAE के 2 पुल हैं, अबू धाबी का भी एक पुल है और जॉर्डन के भी 3 पुल हैं, जिनकी लिस्ट ईरान ने जारी की है और कहा है कि अब वो इन पुलों पर हमले करेगा। यानी अब ये युद्ध सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा हमला हो रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि नागरिक ढांचों पर हमला करना अमेरिका का नैतिक पतन है और इससे ईरान न तो झुकेगा और न ही आत्मसमर्पण करने वाला है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा खतरे में हैं आम लोग, क्योंकि अब टारगेट सिर्फ सेना नहीं, बल्कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनसे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी जुड़ी हुई है। और दुनिया भर में जो ऊर्जा का संकट पैदा हुआ है, इसकी वजह से पाकिस्तान में 1 महीने में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। 2 अप्रैल को पेट्रोल की कीमत 43% और डीजल की कीमत 55% पाकिस्तान में बढ़ा दी गई है। अब 1 लीटर पेट्रोल के दाम 458 पाकिस्तानी रुपए हैं, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 520 रुपए हो गई है। पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ है और लोगों को पेट्रोल या डीजल खरीदने के लिए अब कई घंटों का इंतजार पाकिस्तान में करना पड़ रहा है। वहां के पेट्रोल पंप की तस्वीरें आप देखिए। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से महंगाई वहां पर बहुत बढ़ गई है और उनके लिए अब गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो देखिए अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल। हुकूमत ने जितने अच्छे काम किए थे, ये ईरान की जंग लगने के बाद उतना ही इन्होंने प्रेशर लेके पेट्रोल बढ़ा दिया। यहाँ पर गरीब आदमी मर गया। 460 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे तो अपने घर में खाना क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को, अपना घर कैसे चलाएंगे, वो अपने माहाना खर्चे कैसे निकालेंगे। और अगर वो रेंट पे रह रहा है तो घर का किराया कैसे देगा। तो ये एक जुल्म है अवाम के साथ। अवाम को जिस तरह लूटा जा रहा है, हुकूमत को चाहिए था कि अपना बोझ अवाम पर नहीं डालते, बल्कि आप कुछ बोझ अपने ऊपर भी लेते हैं। इन्होंने जो अवाम को इतना बड़ा धचका दिया, पहले 55 रुपये लीटर बढ़ाया, जिस पर अवाम बहुत परेशान थी, ठीक है। अभी इन्होंने 137 रुपये बढ़ा दिया है। तो ये तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नाजायज़ है और गरीब आवाम के लिए तो बिल्कुल ही कुछ अलग ही उनके लिए नुकसान है। ठीक है, जंग लगी हुई है, लेकिन हमें अपने आवाम का भी तो सोचना चाहिए ना। 460 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, गरीब बंदा क्या करेगा। जो बंदा 20-25 हज़ार रुपया कमाता है महीने का, उसका काम ही बाइक का है, वो बंदा क्या करेगा। उसके सारे पैसे पेट्रोल में हैं, 3 बच्चे हैं, उसके घर में भूख है।
ये तो बांग्लादेश की तस्वीरें, अभी पाकिस्तान की तस्वीर आपने देखी। अब देखिए बांग्लादेश में पेट्रोल और डीजल की कमी की वजह से बिजली की कमी शुरू हो गई है, बिजली का संकट पैदा हो गया है। इसलिए अब बांग्लादेश की सरकार ने बिजली बचाने को लेकर 2 बड़े फैसले किए हैं। पहला, अब बांग्लादेश में दुकानों और शॉपिंग मॉल्स को शाम 6 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। और दूसरा, सरकारी दफ्तरों में अब सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ही काम किया जाएगा ताकि बिजली बच सके। ईरान युद्ध की वजह से अब दुनिया भर की सप्लाई चेन पर भी असर दिख रहा है। दक्षिण कोरिया की एक बहुत बड़ी ऑटो कंपनी है जिसका नाम है ह्यूंडई मोटर्स। अब इस कंपनी को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में अपनी गाड़ियां निर्यात करने में बहुत परेशानी हो रही है और इसी वजह से ये कंपनी अब श्रीलंका जैसे देशों में अपने ट्रांजिट हब्स में अपनी हजारों गाड़ियों को अभी रख रही है। रेड सी में हूती विद्रोहियों के हमले के बाद इस रास्ते से यूरोप से सामान भेजना अब सुरक्षित नहीं है। अब केप ऑफ गुड होप रूट के जरिए भी ये कंपनी यूरोप और अफ्रीका में अपनी कारें कुछ भेज तो रही हैं, लेकिन इसमें समय भी ज्यादा लग रहा है और इनका खर्चा भी बढ़ रहा है। तो देखिए, ह्यूंडई की इतनी बड़ी संख्या में जो कंपनियां हैं, ये अब अपनी गाड़ियों को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं और इनकी गाड़ियां अब ऐसे ही खड़ी हैं। अब जब ये रास्ते सारे खुलेंगे उसके बाद ये गाड़ियां दूसरे देशों तक पहुंच पाएंगी। आप खुद देखिए कि गाड़ियां कितनी बड़ी संख्या में अभी बेकार खड़ी हुई हैं, लेकिन इन्हें कहीं इस समय ले जाया नहीं जा सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अब वो ईरान पर ऐसे हमले करेंगे कि ईरान स्टोन एज यानी पाषाण युग में पहुंच जाएगा। और इसके जवाब में ईरान के सेना प्रमुख ने कहा कि अगर जमीनी युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका का एक भी सैनिक जिंदा वापस नहीं जाएगा। लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं है जब पश्चिमी देशों और ईरान के बीच एक अस्तित्व की लड़ाई चली हो। यह लड़ाई पिछले 2500 वर्षों से चल रही है, इसलिए आज हम आपको इतिहास में लेकर जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिमी देश कभी भी ईरान पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाए। कोशिश उन्होंने हर बार की, लेकिन कभी नहीं कर पाए ईरान पर कब्जा। आज से 2500 वर्ष पहले दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था एकेमेनिड। एकेमेनिड का जो साम्राज्य था और इसका इलाका अफगानिस्तान से लेकर सीरिया और तुर्की तक फैला हुआ था, जबकि यूरोप में ग्रीस सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। ईसा पूर्व 500 से लेकर 450 तक यानी लगभग 50 साल तक इन दोनों साम्राज्यों के बीच जमकर युद्ध हुआ। ये आप देखिए, ये हुआ करता था एकेमेनिड एम्पायर, जो आपके स्क्रीन पर है, ये उसका नक्शा है एकेमेनिड एम्पायर। और आप में से बहुत सारे लोगों ने हॉलीवुड की एक बड़ी मशहूर फिल्म देखी होगी जिसका नाम है 300। ये उस फिल्म का पोस्टर है, शायद आपने देखी भी हो। और इस फिल्म में इन्हीं दोनों साम्राज्यों के संघर्ष और युद्ध को दिखाया गया है। तब ईरान के बादशाह का नाम था ज़र्क्सीज़ और इस फिल्म में ग्रीस के सैनिकों को हीरो और एक बहादुर की तरह दिखाया गया, लेकिन ईरान के शाह को किसी क्रूर राजा और खलनायक की तरह पेश किया गया। इस फिल्म में दिखाया गया था कि ग्रीस के सैनिक लोकतंत्र और अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और ईरान के सैनिक ऐसे गुलाम हैं जो एक क्रूर राजा के लिए लड़ रहे हैं। ये एक बहुत पुराना पैटर्न है। अमेरिका आज भी पूरी दुनिया को यही कहता है कि उसने ईरान पर हमला लोकतंत्र की बहाली और दुनिया में शांति की स्थापना के लिए किया। ईसा पूर्व 500 में भी ग्रीस ईरान को इविल एम्पायर यानी शैतानों का साम्राज्य ही कहता था और आज भी अमेरिका ईरान की इस मौजूदा सरकार को इस्लामिक इविल एम्पायर ही कहता है। तो ये जो दुश्मनी है धर्म के नाम पर, ये बहुत पुरानी चली आ रही है। उस समय ईरान के इसी शाह ने ग्रीस पर हमला करके उसके एथेंस शहर को जला दिया था। हालांकि बाद में उन्हें काफी पश्चाताप हुआ और ईरान के इस शाह ने एथेंस का पुनर्निर्माण भी बाद में करवाया। एथेंस को जलाने के लगभग 150 वर्ष के बाद ग्रीस के एक और महान राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शिया यानी आज के ईरान पर हमला किया। तब अलेक्जेंडर ने पर्शिया के परसेपोलिस शहर को जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि अलेक्जेंडर ने इजिप्ट से लेकर सेंट्रल एशिया और भारत तक दुनिया के किसी भी शहर को कभी जलाया नहीं। युद्ध सब जगह किया, लेकिन किसी भी शहर को जलाया नहीं। और यह अकेला ऐसा शहर था जिसे नष्ट किया गया और जला दिया गया। और ऐसा करके उसने एथेंस शहर का बदला लिया था। और उस समय परसेपोलिस
पूरी दुनिया के सबसे सुंदर और समृद्ध शहरों में से एक हुआ करता था। परसेपोलिस को फारसी भाषा में पेरीडेजा कहते हैं। हिंदी में इसका मतलब होगा स्वर्ग जैसी जगह। अंग्रेजी भाषा में पैराडाइज शब्द भी इसी शब्द से आया है। पैराडाइज शब्द अगर आपने सुना हो, उसका मतलब होता है स्वर्ग, वो भी इसी शब्द से लिया गया है और उसका मतलब होता है स्वर्ग। परसेपोलिस के खंडर को देखकर आज भी आप प्राचीन समय में इस शहर की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके बाद 3री से 7वीं शताब्दी के बीच ईरान और यूरोप के बीच और भी बहुत सारे युद्ध लड़े गए। इस घटना के लगभग 550 वर्षों के बाद ईरान में एक और साम्राज्य की शुरुआत हुई और इस साम्राज्य का नाम था सासानी। और उस समय यूरोप में रोमन साम्राज्य था और इन दोनों साम्राज्यों के बीच भी कई सौ वर्षों तक युद्ध होते रहे, संघर्ष चलता रहा। वर्ष 260 में ईरान के एक और शाह शापूर ने रोम को हराकर उसके बादशाह वेलेरियन को युद्ध में पराजित करके उसे अपना बंदी बना लिया था। यूरोप पर अपने 2000 वर्ष के शासनकाल में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब रोमन साम्राज्य के किसी राजा को बंदी बनाया गया और ये काम ईरान के शाह शापूर ने ही किया था। उस समय ईरान के बादशाह ने पश्चिमी देशों को बार बार इस हार की याद दिलाने के लिए ईरान के एक बहुत बड़े पहाड़ पर एक बड़ी सी कलाकृति बनवाई थी जिसे नक्शे रुस्तम कहते हैं। और इस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि ईरान के बादशाह घोड़े पर सवार हैं जबकि रोम का पराजित राजा अपने घुटनों पर है। तो यह है नक्शे रुस्तम और यह बताता है कि पुराने जमाने में जो पर्शियन एम्पायर था और रोमन एम्पायर जो था उनकी क्या हैसियत हुआ करती थी। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस युद्ध के शुरू होने से ठीक पहले नवंबर 2025 में, पिछले साल नवंबर में, ईरान के इसी बादशाह की एक प्रतिमा तेहरान में लगाई गई थी और इस समय ईरान की लगभग 98% जनता मुस्लिम है। देखिए ये वही प्रतिमा है जिसे लगाया गया है ताकि जो लोग हैं उनमें जोश भरा जा सके, लोगों को ईरान का इतिहास बताया जा सके। ईरान में 98% जनता मुस्लिम है, लेकिन यूरोप और अमेरिका जैसे ईसाई देशों का मजाक उड़ाने के लिए ईरान अपने इसी प्राचीन ज़ोरास्ट्रियन धर्म के नायकों का अक्सर इस्तेमाल करता है। 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक यूरोप के एक बड़े इलाके पर शासन करने वाले ऑटोमन एम्पायर यानी ऑटोमन साम्राज्य से भी ईरान के कई युद्ध चले, लेकिन वो कभी भी ईरान पर कब्जा नहीं कर पाए और आधुनिक युग में भी ईरान कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं बना। ईरान एक ऐसा देश है जिसकी विरासत 5000 वर्षों से ज्यादा पुरानी है, लेकिन युद्ध की इस आग में यह विरासत भी झुलस रही है और धीरे धीरे खत्म हो रही है। ईरान के लगभग 120 ऐतिहासिक धरोहर और म्यूजियम्स इस युद्ध में लगभग नष्ट हो चुके हैं। गुलिस्तान पैलेस की ये तस्वीरें देखिए। इसका निर्माण 16वीं सदी में हुआ था और यह महल ईरान के कजार राजवंश की शाही शान का प्रतीक था। इसकी गिनती ईरान की ऐतिहासिक धरोहरों में होती है और यह यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में भी है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के हमलों से इस महल का एक हिस्सा अब टूट चुका है। जो शीशे इस महल की एक जमाने में शान हुआ करते थे वो आज टूटकर फर्श पर बिखर चुके हैं। आप इस महल का हमले से पहले और हमले के बाद का ये वीडियो देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कैसे इस युद्ध से ईरान के भव्य इतिहास को अब धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। अब आप ये पूरा एक दूसरा वीडियो देखिए जो आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा। ये है इस्फहान शहर का चहल सोतून पैलेस। फारसी और यूरोपियन शैली में बना यह महल दुनिया के मशहूर ऐतिहासिक स्थलों में से एक है और इस महल को 17वीं सदी में बनाया गया था और उस दौरान इस महल में सफाविद राजवंश का दरबार लगता था। लेकिन आज यहां धमाके की आवाज गूंज रही है और इस्फहान शहर में ही ईरान का पूरा मिलिट्री और न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। इसलिए अमेरिका और इजराइल यहां लगातार बड़े हमले भी कर रहे हैं। इस महल पर अब तक सीधे तो कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन इसके आसपास बड़े बड़े हमले हो रहे हैं और धमाकों की वजह से इस महल को बहुत नुकसान पहुंचा है और अब यह महल किसी भी समय गिर सकता है। अब देखिए एक और महल, यह ईरान का रॉयल पैलेस है
ईरानी संगमरमर से बने इस आलीशान महल को मार्बल पैलेस भी कहते हैं। इस महल का निर्माण वर्ष 1937 में मोहम्मद रजा पहलवी ने करवाया था। वर्ष 1979 में इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान का शाही परिवार इसी महल में रहता था। सफेद संगमरमर से बने इस महल का मिरर हॉल दुनिया भर में मशहूर था, लेकिन हमले से इसकी चमक भी धूल में मिल चुकी है। हमले की वजह से तेहरान के मशहूर सादाबाद पैलेस की इमारत भी अब जर्जर हो चुकी है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि ईरान के बड़े म्यूजियम्स में से एक है। युद्ध के कारण यहाँ दशकों से संभाल कर रखी गई ऐतिहासिक धरोहर अब मिट्टी में मिल रही है। ईरान युद्ध लगातार बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अस्तित्व और भूमिका पर सवाल भी उठा रहा है, और संयुक्त राष्ट्र और नेटो के बाद इसमें एक और नाम जुड़ गया है, और वो है यूनेस्को। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद यूनेस्को की स्थापना दुनिया में सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाकर शांति स्थापित करने के लिए की गई थी। दुनिया की सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करना इसकी बड़ी जिम्मेदारी है। ईरान में 29 ऐतिहासिक धरोहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। हमले के बाद इनमें से 4 ऐतिहासिक धरोहर अब नष्ट हो चुकी हैं। अगर ये युद्ध और लंबा चला तो ईरान की बाकी ऐतिहासिक धरोहर भी हो सकता है मिट जाए। अब हम नेपाल में माउंट एवरेस्ट पर हुए एक घोटाले को आपके लिए डिकोड करेंगे। हम अक्सर इंश्योरेंस कंपनियों से बड़े नाराज रहते हैं क्योंकि वो अक्सर हमारा क्लेम सही समय पर प्रोसेस नहीं करती। ये हमारी नाराजगी रहती है, शिकायत रहती है इंश्योरेंस कंपनियों से। हम कहते हैं कि वो तमाम तरह के कागज़ हमसे मांगते हैं, जिससे हम लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये कंपनियां हम पर शक करती हैं कि कहीं हम बढ़ा चढ़ाकर फर्जी बिल तो नहीं दे रहे। लेकिन आज हम आपको ऐसी घटना दिखाएंगे जिससे ये पता चलेगा कि इंश्योरेंस कंपनियां आखिर ऐसा क्यों करती हैं। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों को भी बार बार ठगा जाता है, उनके साथ भी धोखा किया जाता है। अब धोखेबाज लोगों ने एक नया तरीका निकाला। अब इन्होंने माउंट एवरेस्ट को भी नहीं छोड़ा और माउंट एवरेस्ट में पर्वतारोहियों के रेस्क्यू के नाम पर नेपाल में हो रहे एक बहुत बड़े घोटाले का पता चला है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जैसा आप जानते हैं, और यहाँ पर पर्वतारोहियों को जानबूझकर बीमार करके और फिर उन्हें मौत का डर दिखाकर लगभग 185 करोड़ रुपए का एक इंश्योरेंस घोटाला हुआ है। जिस माउंट एवरेस्ट पर लोग अपनी जान की बाजी लगाकर चढ़ते हैं, वहां कुछ लोगों ने पैसे के लालच में इसे एक खतरनाक खेल बना दिया। अब आपको बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर यह घोटाला कैसे होता है। इसमें ट्रैकिंग गाइड से लेकर टूर ऑपरेटर्स और हेलीकॉप्टर कंपनियां और अस्पताल तक सब शामिल थे। सबसे पहले एवरेस्ट के ट्रैकिंग गाइड्स, जिन्हें शेरपा भी कहते हैं, तो ये शेरपा पर्वतारोहियों के खाने में मिलावट करके जानबूझकर उन्हें बीमार करते हैं। फिर एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर बीमार होने के बाद इन पर्वतारोहियों के लिए एक महंगा और फर्जी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाता है और फिर अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। और फिर ये अस्पताल भी फर्जी रिपोर्ट्स बनाकर इन पर्वतारोहियों से अच्छा खासा पैसा वसूलते हैं और ये सारा बिल इंश्योरेंस कंपनियों को भेज दिया जाता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई से पहले हर पर्वतारोही को अपना इंश्योरेंस कराना होता है, क्योंकि ये चढ़ाई बहुत ही रिस्की और जानलेवा होती है। इस घोटाले की शुरुआत ट्रैकिंग गाइड से होती है, यानी शेरपा से होती है। ये गाइड्स पर्वतारोहियों के खाने में बड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा मिला देते हैं, जिससे पर्वतारोहियों को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, उल्टियां, थकान और कमजोरी महसूस होती थी और फिर उनका पेट खराब हो जाता था। ये सारे लक्षण ऑल्टीट्यूड सिकनेस के लक्षण भी होते हैं, और ऑल्टीट्यूड सिकनेस तब होती है जब कोई पर्वतारोही बहुत कम समय में पर्वत पर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाता है और उनके शरीर को वहां की कम ऑक्सीजन के साथ एडजस्ट करने का समय नहीं मिलता। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर ट्रैकिंग के दौरान कई पर्वतारोहियों को अक्सर ऑल्टीट्यूड सिकनेस की समस्या हो जाती है। ये कॉमन बात है। अगर इसे अनदेखा कर दिया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है, इससे जान भी जा सकती है। और यही डर दिखाकर ये गाइड्स पर्वतारोहियों पर हेलीकॉप्टर से इमरजेंसी रेस्क्यू कराने का दबाव बनाते थे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ही एकमात्र विकल्प होता है और यह बहुत महंगा होता है, और इसीलिए इस घोटाले में हेलीकॉप्टर चलाने वाली कंपनियों को भी शामिल कर लिया गया। ये कंपनियां हेलीकॉप्टर की एक उड़ान में
कई पर्वतारोहियों को एक साथ रेस्क्यू करते थे, लेकिन फर्जी बिल बनाकर हर पर्वतारोही से पूरा किराया लिया जाता था। यानी कागजों में दिखाते थे कि हर एक पर्वतारोही के लिए एक अलग से हेलीकॉप्टर गया, जबकि होता यह था कि एक ही हेलीकॉप्टर में सबको बचाकर ले आते थे। जांच में पता चला कि एक ही तारीख में और एक ही हेलीकॉप्टर से 4 पर्वतारोहियों को एक ही उड़ान के दौरान रेस्क्यू किया गया। उदाहरण के लिए हेलीकॉप्टर फ्लाइट का असली खर्च सिर्फ 3,70,000 रुपए का होता है, जबकि इसका फर्जी क्लेम लगभग 11 लाख रुपए का बनाया गया और वसूल लिया गया। इन पर्वतारोहियों को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद वहां भी फर्जी मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई जाती थी, ताकि अस्पताल का बिल भी बढ़ता रहे और साथ ही पर्वतारोहियों को यह कभी पता ना चले कि उन्हें असल में कोई बीमारी नहीं थी। उन्हें जानबूझकर बीमार किया गया और उनकी ये बीमारी बहुत ही मामूली थी। इन अस्पतालों ने पैसे के लालच में इन टूर ऑपरेटर्स और हेलीकॉप्टर कंपनियों को कमीशन भी देना शुरू कर दिया। यानी माउंट एवरेस्ट का पूरा इकोसिस्टम इस घोटाले में शामिल था। वर्ष 2018 में पहली बार इस घोटाले की जानकारी मिली, लेकिन 2025 में 2 विदेशी पर्वतारोहियों की शिकायत के बाद इसकी गंभीरता से एक जांच शुरू हुई। जांच के बाद पता चला कि वर्ष 2022 से लेकर 2025 के बीच 3 अलग-अलग हेलीकॉप्टर कंपनियों ने लगभग 371 फर्जी रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए। अब तक 32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और पिछले महीने 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घोटाले की वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय इंश्योरेंस कंपनियों ने माउंट एवरेस्ट के लिए अब अपना कवरेज देना बंद कर दिया है, इंश्योरेंस करना बंद कर दिया है और इससे नेपाल की जो छवि है उसे बहुत नुकसान हो सकता है। आज नेपाल में माउंट एवरेस्ट एक उद्योग की तरह है और इससे प्रति वर्ष लगभग 3,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है नेपाल को। हर साल पूरी दुनिया से लगभग 35,000 लोग माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचते हैं और इसमें लगभग 500 से लेकर 600 पर्वतारोही तक जो हैं वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और हर एक पर्वतारोही इस कोशिश में लगभग 70 लाख रुपए तक खर्च करता है। तो देखिए, एक नया घोटाला जो माउंट एवरेस्ट की पर्वत की चोटी तक पहुंच गया। अब हम भारत में एक नए ट्रेंड को आपके लिए डिकोड करेंगे, जिसमें लड़के और लड़कियां अपनी शादी से पहले वजन घटाने के लिए वेट लॉस ड्रग्स ले रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज हम आपको ये खबर क्यों दिखा रहे हैं। पहला, भारत में डॉक्टर्स अब मोंजारो जैसी वेट लॉस ड्रग्स को प्री वेडिंग वेट लॉस पैकेज के नाम पर बेच रहे हैं। दूसरा, भारत में वेट लॉस दवाओं का बाजार वर्ष 2030 तक लगभग 8,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। और तीसरा, वजन घटाने वाली ये सस्ती दवाएं लॉन्च होने के बीच ड्रग रेगुलेटर ने इनके संभावित गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है। भारत में अब शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं रही, बल्कि ये एक परफेक्ट लुक का प्रोजेक्ट बनती जा रही है। और अब इस परफेक्शन की दौड़ में एक नया ट्रेंड जुड़ गया है और वो है शादी से ठीक पहले वजन घटाने के लिए वेट लॉस ड्रग्स का सेवन, ताकि दूल्हा और दुल्हन दोनों ही शादी के समय बिल्कुल फिट नजर आए। इससे पहले आपको याद होगा, लड़के और लड़कियां अपनी शादी से कुछ महीने पहले जिम ज्वाइन कर लिया करते थे, हैवी डाइटिंग किया करते थे ताकि वो शादी के समय सुंदर दिखें, फिट दिखें। लेकिन आजकल देश में लड़के और लड़कियां शादी से पहले तेजी से वजन घटाने के लिए ये वेट लॉस ड्रग्स के इंजेक्शंस ले रहे हैं। मोंजारो जैसे इन इंजेक्शंस को डायबिटीज और मोटापे के इलाज के लिए बनाया गया था, लेकिन अब उसका इस्तेमाल शादी से पहले स्लिम दिखने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली और देश के दूसरे शहरों के बड़े बड़े वेलनेस क्लिनिक्स और फिटनेस सेंटर्स भी प्री वेडिंग पैकेजेस दे रहे हैं, जिसमें डाइट और वर्कआउट के साथ साथ ये वेट लॉस इंजेक्शंस भी शामिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये ट्रेंड भारत में क्यों शुरू हुआ? क्या वजह है कि एक लड़की को अपनी शादी से पहले अपने शरीर को बदलने की जरूरत महसूस होती है? हमारा समाज अब शादी को एक शो बना चुका है, जहां दुल्हन का लुक उसके आत्मविश्वास से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आत्मविश्वास की कोई बात ही नहीं करता, लुक अच्छा होना चाहिए। भारत में अब शादी से पहले सिर्फ कपड़ों का चुनाव नहीं होता, बल्कि शरीर को भी अलग से डिजाइन किया जाता है। कई लड़कियां मानती हैं कि अगर वो पतली नहीं दिखेंगी तो लोग उन्हें जज करेंगे। कई बार इससे रिश्ता टूट भी सकता है। यानी शादी से पहले आज भी सबसे बड़ा डर है कि लोग क्या कहेंगे। ये सिर्फ शरीर का मामला नहीं है, बल्कि ये दिमाग और सोच का भी मामला है। कम आत्मविश्वास, बॉडी शेमिंग और सोशल मीडिया की फिल्टर वाली दुनिया मिलकर एक ऐसा दबाव बनाते हैं
कि इंसान खुद को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं कर पाता, और अपनी शादी के दिन तो बिल्कुल नहीं। और इसके बाद शुरू होती है शॉर्टकट की तलाश। ये इंजेक्शन शरीर में भूख कम कर देते हैं, शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं, लेकिन ये कोई जादू नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ बहुत ज़रूरी पड़ने पर, मेडिकल ज़रूरत के लिए ही होना चाहिए, और वो भी डॉक्टर की सलाह और निगरानी में। पिछले महीने ही भारत सरकार ने मोटापा घटाने वाली दवाओं की सप्लाई, इनकी बिक्री और प्रचार को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। बिना डॉक्टर की पर्ची के ऐसी दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, लेकिन हमारे देश में कई लोग जुगाड़ लगाकर अक्सर ऐसी दवाएं बाजार से खरीद ही लेते हैं। एक बड़ा सवाल यह भी है कि बड़े बड़े क्लिनिक्स, वेलनेस सेंटर्स, फिटनेस सेंटर्स भी ऐसी दवाइयां कैसे दे सकते हैं। ऐसी दवाइयों के गलत इस्तेमाल के कई साइड इफेक्ट्स भी देखे गए हैं दुनिया भर में, जिससे शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ सकता है और गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। पश्चिमी देशों में इन दवाओं के इस्तेमाल से कई लोगों की आंखों की रोशनियां चली गईं, कुछ लोगों में डिप्रेशन के लक्षण देखे गए और आत्महत्या के विचार आने लगे। भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ हर दवाई ओवर द काउंटर मिल जाती है, इसलिए बड़ी संख्या में हमारे देश में लोग इसे वैसे ही खाने लगे जैसे सिर दर्द के लिए दवाइयाँ लेते हैं। याद रखिए, अगर आप सिर दर्द होने पर हर रोज पैरासीटामोल खाने लगेंगे तो आपको इससे भी साइड इफेक्ट्स होने लगेंगे। तो पैरासीटामोल भी अगर रोज खाएंगे तो आपके शरीर को नुकसान करेगी। इसलिए इन दवाइयों को वजन कम करने के लिए पैरासीटामोल की दवाई मत समझिए। भारत में वजन घटाने की दवाओं का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अगले 4 वर्षों में मोटापा कम करने वाली दवाओं का बाजार लगभग 8,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। दुनिया के मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट के मुताबिक हमारे देश में वर्ष 2050 तक 44 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोटापे की समस्या होगी। हमारे देश में वजन कम करने वाली दवाओं के इस बाजार में प्रतिस्पर्धा और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इन दवाओं पर बड़ी बड़ी कंपनियों का पेटेंट पिछले महीने ही खत्म हो चुका है और इसी वजह से जल्द ही लगभग 50 जेनरिक ब्रांड्स बाजार में आने वाले हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में वजन कम करने वाली ये दवाएं बहुत सस्ती हो जाएंगी और बड़ी संख्या में लोग इन्हें अफोर्ड कर पाएंगे। जैसे अभी इन दवाओं के इस्तेमाल का 1 महीने का औसतन खर्च 8,000 रुपए, 8,800 रुपए से लेकर लगभग 16,500 रुपए तक है, लेकिन नई जेनरिक दवाओं के आने के बाद ये खर्च 3,000 से लेकर 4,000 रुपए तक आ जाएगा। जो लड़के और लड़कियां शादी से पहले वजन घटाने के बारे में सोच रहे हैं वो 3 बातें जरूर याद रखें। पहला, तेजी से वजन घटाना आकर्षक लग सकता है, लेकिन शरीर के साथ समझौता आगे चलकर आपको महंगा पड़ेगा। दूसरा, परफेक्ट दिखने की चाहत कई बार खुद को स्वीकार न करने की शुरुआत बन जाती है और इसका आपके दिमाग पर नेगेटिव असर पड़ता है। तीसरा, शादी अब रिश्तों का नहीं, एक इमेज का इवेंट बनती जा रही है, जहां सवाल ये नहीं होता कि आप खुश हैं या नहीं, बल्कि ये होता है कि आप दिख कैसे रहे हैं। तो याद रखिए, शादी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होना चाहिए, न कि सबसे बड़ा प्रेशर टेस्ट। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको नासा के आर्टेमिस 2 मिशन की कुछ नई तस्वीरें दिखाएंगे। ये ऐतिहासिक मिशन है जिसमें 54 वर्षों के बाद पहली बार इंसान चंद्रमा के इतने नजदीक पहुंच रहा है। विकसित भारत का विकसित भारत। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। विकसित भारत का विकसित भारत। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन की नई तस्वीरें आ गई हैं। इस मिशन को कल ही लॉन्च किया गया था और इस मिशन में शामिल 4 अंतरिक्ष यात्रियों की तस्वीरें आई हैं जो उन्होंने भेजी हैं अपनी। 10 दिन के इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की कक्षा के आसपास घूमकर वापस पृथ्वी पर लौट आएंगे। Expected to see at that moment, but you could see the entire globe from pole to pole. You could see Africa, Europe, and if you looked really close, you could see the northern lights. It was the most spectacular moment, and it paused all 4 of us in our tracks. One of the biggest surprises was how smooth riding those solids was. We all expected a really just dynamic ride, a lot of motion. We were prepared to potentially not being able to see telemetry, maybe even not being able to, touch switches, and it was very smooth. It was a definite difference when they separated and we were just on the main engines, but just a steady rumble and a great ride. अब आप एक और तस्वीर देखिए। इसमें स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर चंद्रमा की ओर जा रहा है। Good reports from the flight controllers here. Artemis Mission Control and Mission Control is go. The crew is go. You're getting a live view from Orion now of Earth. We have the start of the translunar injection burn that will send the crew around the moon, the first humans to do so. And Orion started on time, MET, mission elapsed time, 1 day, 1 hour and 14 minutes. We are live views from... अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। वर्किंग मॉम हूं ना, जॉब के साथ सबका ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करो, हस्बैंड को ऑफिस के लिए, अब इन सब के साथ रोड पे अनसर्टेनिटी के लिए भी रेडी रहो। That's too much to ask for। पर जब से गाड़ी में जेके स्मार्ट टायर लगवाए हैं, एक टेंशन तो कम हो। JK Smart Tire with embedded sensor technology that gives you real-time alerts, which saves fuel and makes drives safer. Thanks to JK Smart Tires। अब लग रहा है कमान तो मेरे ही हाथ में है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और चित्र और चरित्र कितना भी साफ क्यों ना हो, जिसे बुराई तलाशनी होती है वो सिर्फ दाग पर ही ध्यान देता है। नमस्कार। महाशय धर्मपाल जी